हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम राजू स्टॉक एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज हम जिस स्टॉक की बात करने वाले हैं उसका नाम है बालाजी अमाइंस लिमिटेड। अब इसकी बात हम करें उससे पहले मैं आपको एक और अपडेट देना चाहूँगा। अब 2 हफ्ते पहले हमने नेक्टर लाइफ साइंस पे वीडियो बनाया था, तब उसका भाव 21 रुपये के पास चल रहा था और उसमें हमने एक एंट्री कर ली थी। उसमें हमने अपना दूसरा सपोर्ट 15 रुपये के पास बताया था और एग्जैक्टली आप देख लो, वो 15 रुपये के पास आ भी गया और बड़ी स्पीड से वो हमारे दूसरे सपोर्ट के पास आ गया। तो हमने उसमें एक दूसरी एंट्री भी ले ली है। इसकी स्क्रीनशॉट भी आप देख सकते हैं। 16 रुपये 84 पैसे पे हमने दूसरी एवरेज कर ली है और आप देख सकते हैं जितनी स्पीड से उसने गिरावट की थी, वापस उसी स्पीड से उसने बाउंस बैक भी कर दिया और अभी ये 20 रुपये के पास ट्रेड कर रहा है। और आप ये भी देख सकते हैं कि वो एग्जैक्टली हमारे दूसरे सपोर्ट के पास आया, लेकिन न वहाँ पे रुका न वहाँ पे कंसोलिडेशन किया, बड़ी स्पीड से वापस ऊपर बाउंस बैक करके ऊपर चला गया। तो ये है हमारे चार्ट की एनालिसिस। तो आइए अब हम बात करते हैं बालाजी अमाइंस लिमिटेड की। अब मेरी पॉलिसी ये रहती है कि मैं किसी भी स्टॉक में ऑल टाइम हाई पे बाय नहीं करता हूँ, फिर चाहे वो HDFC बैंक हो, रिलायंस हो, TCS हो या L&T हो। जब उसकी गिरावट होती है और इसके चार्ट में जो टेक्निकल सपोर्ट आते हैं, मैं उसी सपोर्ट पे बाय करता हूँ। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कोई भी स्टॉक गिरावट करे तो उस गिरावट को देखकर ही हम उसमें एंट्री कर ले, नहीं। हमें साथ में उसके फंडामेंटल भी देखना पड़ता है कि कहीं उसके फंडामेंटल में तो कहीं कोई खराबी नहीं है, उस फंडामेंटल की वजह से तो वो गिरावट नहीं कर रहा है। दूसरी बात कि उसके वैल्यूशन भी देखने पड़ते हैं। अगर वैल्यूशन महंगे होंगे तो फिर वो स्टॉक कंसोलिडेशन जोन में चला जाएगा। अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत सारे स्टॉक ऐसे होते हैं जो बहुत बड़ी गिरावट कर देते हैं। प्राइस वाइज करेक्शन तो वो कर देते हैं, लेकिन टाइम वाइज करेक्शन भी करते हैं। कोई स्टॉक 1 साल 2 साल 3 साल ऐसे टाइम वाइज करेक्शन में वो चला जाता है। क्यों? क्योंकि प्राइस वाइज करेक्शन करने के बाद भी उसके वैल्यूशन हाई होते हैं और उसी हाई वैल्यूशन की वजह से टाइम वाइज करेक्शन में चला जाता है। तो सिर्फ गिरावट देख के ही उसमें एंट्री नहीं लेना चाहिए, साथ में फंडामेंटल भी देखना चाहिए, वैल्यूशन भी देखना चाहिए और चार्ट में टेक्निकल पैटर्न भी देखना चाहिए। ये सब कुछ देखने के बाद अगर हम किसी भी स्टॉक में एंट्री लेंगे तो उसमें हमारा पैसा बनेगा और बड़ा पैसा बनेगा। तो आइए हम सबसे पहले इसके फंडामेंटल देख लेते हैं, बाद में चार्ट में टेक्निकल पैटर्न की बात करेंगे। अब इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न हम देखें तो पब्लिक के पास 38.5% जितनी होल्डिंग हमें यहाँ नजर आ रही है। उसमें भी 12% जितनी होल्डिंग तो इन बड़े इन्वेस्टर के पास है, यानी कि पब्लिक के पास केवल 27% जितनी होल्डिंग है। DIS की इसमें 1.5% जितनी होल्डिंग है। FIS के पास 5% जितनी होल्डिंग है। बाकी की सारी होल्डिंग प्रमोटर के पास मौजूद है। अब इसकी बैलेंस शीट हम देखें तो इस कंपनी के ऊपर सिर्फ 11 करोड़ का कर्ज है। उसके सामने 1839 करोड़ का तो रिजर्व है। 2014 से लेकर अब तक का जो हमने रिजर्व का डेटा देखा तो वो भी बड़ा पावरफुल है। आप यहाँ पे देख सकते हैं हर साल इस कंपनी में रिजर्व बढ़कर ही आ रहा है। अब 2014 में इस कंपनी के पास सिर्फ 195 करोड़ का रिजर्व हुआ करता था और वहां से हर साल रिजर्व बढ़ते बढ़ते अभी 1839 करोड़ तक पहुंच चुका है और उसके सामने इतना छोटा सा कर्ज बड़ा मामूली सा कर्ज है। तो इस हिसाब से इनकी बैलेंस शीट बड़ी पावरफुल और दमदार है। उसके आगे प्रॉफिट एंड लॉस सेगमेंट में हम देखें तो ईयर ऑन ईयर ये कंपनी कंपलसरी अच्छा खासा प्रॉफिट कर रही है, साथ में ये कंपनी हमें डिविडेंड भी दे रही है। अब मार्केट कैप में हम देखें तो ये एक छोटी सी कंपनी है, लेकिन इसका बिजनेस मॉडल काफ़ी अच्छा है। तो जैसे आपने देखा कि इसके फंडामेंटल में कहीं कोई खराबी नहीं है और अभी ये हमें 62% की गिरावट पे मिल रहा था, तो आज हमने इसमें यहाँ एक एंट्री कर ली है। आज हमने इसमें यहाँ 1875 के भाव पे एक एंट्री की है। इसकी स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं। इसमें हमारा दूसरा सपोर्ट 1100 के पास रहेगा। अगर ये यहाँ से और ज़्यादा बड़ी गिरावट करता है और वापस 1100 के लेवल पे आता है तो वहाँ पे हम दिल खोल के इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। इसमें हमारा टारगेट 5200 का रहने वाला है। 5200 के भाव पे हम 75% होल्डिंग एग्जिट कर देंगे और बाकी बची 25% होल्डिंग लॉन्ग टाइम के लिए छोड़ देंगे। अब 2021 के सितंबर मंथ में इसने जो ऑल टाइम हाई बनाया था वहां से लगातार ये गिरावट कर रहा था और उसने 3 महीने पहले 1127 का लो लगा के वहां से ऊपर चलना शुरू कर दिया है। हो सकता है वापस ये दोबारा 1100 के लेवल पे रिट्रेसमेंट करने के लिए आता है, तो वहां पे हम दिल खोल के इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं और अगर यहीं से ऊपर चलना शुरू कर देता है तो बड़ी अच्छी बात है। अब पिछले 3.5 साल से ये गिरावट पे गिरावट कर रहा था,
तो इसी 3.5 साल में इसके प्राइस वाइज करेक्शन और टाइम वाइज करेक्शन दोनों हो रहे थे, और इसी करेक्शन में इसके जो वैल्यूशन महंगे थे वो भी अब सस्ते हो चुके हैं। अब नेक्टर लाइफ साइंस को ही आप देख लीजिए, 20 रुपये के लेवल पे तो इसके वैल्यूशन सस्ते हो चुके थे, लेकिन 15 रुपये के लेवल पे इसके वैल्यूशन और ज़्यादा डिस्काउंट में आ चुके थे। इसीलिए तो 15 रुपये के पास ना रुका, ना कंसोलिडेशन किया, और वहाँ से बड़ी स्पीड से ऊपर चला गया। तो इस स्टॉक मार्केट में सारा खेल जो है वो वैल्यूशन का ही है। अगर इसी स्टॉक को 5200 के पास जिसने भी बाय किया होगा उसे ये 3.5 साल तक गिरावट का सामना करना पड़ा होगा। क्यों? क्योंकि 5200 के पास इसके वैल्यूशन काफ़ी हाई हो चुके थे, इसीलिए उसे गिरावट करनी पड़ी। तो इसी स्टॉक मार्केट में जो सारा खेल चल रहा है वो वैल्यूशन का ही चल रहा है, इसीलिए हमेशा सस्ते वैल्यूशन पे ही हम स्टॉक को बाय करेंगे, और तभी स्टॉक मार्केट में हमारा प्रॉफिट बनेगा और बड़ा प्रॉफिट बनेगा। इस कंपनी के ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप मेरी ओर से बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन ना समझें, ये मेरा पर्सनल व्यू है जो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। ऐसे ही अच्छे अच्छे टेक्निकल और फंडामेंटल वाले स्टॉक मैं आपके सामने लाता रहूँगा। आपने यहाँ तक मेरा वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।